हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं आपको बताऊंगा उस बारे में कि जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे अपना टॉपिक जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। तो बहुत सारी टॉपिकें हो चुकी हैं, अब हमारा नेक्स्ट में पार्लियामेंट मतलब संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से आप जो भी लेक्चर हो रहा है वो आप देखते चलिए बस, और आपको कुछ नहीं करनी है। और हमारा नोट्स भी बनते जब देख ही रहे हैं कि नोट्स हमारा कितने अच्छे से बनते जा रहा है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा जब पूरा क्लास समाप्त होगा। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं संसदीय समिति के बारे में। तो संसदीय समिति मतलब कि पूरे देश का काम यही करती हैं, समझ। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो मेनली इतना टेक्निकल चीजें नहीं जानते जितना कि आजकल ग्लोबलाइजेशन के एरा में होता है। अब ये सब काम संसदीय समिति ही करती है और उनके पास टाइम भी नहीं होता कि इतना वो काम कर सके। तो इस वजह से ये पार्लियामेंट्री कमेटी की यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि सारे कामों के लिए, क्योंकि जो संसद सदस्य होते हैं मेनली वही इसके सदस्य भी होते हैं, लेकिन इसमें टेक्निकल लोगों को भी बुलाया जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि रोबोटिक्स से कोई कानून बनाना है, तो अब रोबोटिक्स के बारे में संसद के सदस्य को क्या पता होगा, आप बताइए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीजें होती हैं उसमें रोबोटिक्स में डाली जाती है। तो उन लोगों को ये सब के बारे में क्या पता है। तो जो कोई कानून बनाना हो तो कानून बनाने के लिए जो अस्थायी समितियां हमारी होती हैं उसको पहले उस विषय को दिया जाता है, वो जाके सोच विचार करती हैं, रिसर्च करती हैं, उसमें उस फील्ड से लोग जुड़े होते हैं। तो वो रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि इस कानून में ये प्रोविजन है, तब जाके संसद पास करती है। और अस्थायी समितियां होती हैं वो दिन प्रतिदिन का काम करती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि समितियां दो प्रकार की होती हैं। तो पहला है कि तदर्थ समिति जिसे हम अस्थायी कमेटी बोलते हैं, और दूसरा होती है अस्थायी समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी, और ये है एडॉक कमेटी। तो अब इसमें अस्थायी और अस्थायी कमेटी मतलब कि एक जो परमानेंट है वो हमेशा रहती है, और एक है इसमें तदर्थ जो वो काम के अनुसार इनका गठन होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ पास करना हो, तो अब लॉ पास करना हो तो एक कमेटी बनेगी जो कि उस लॉ के बारे में चेक करेगी कि कैसे कैसे इस लॉ का प्रोविजन हो सकता है। तो इस वजह से वो कमेटी बनती है, इसे हम अस्थायी कमेटी तो काम के अनुसार गठित होती है। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ। तो इसमें हो सकती है जैसे कि जांच कमेटी, जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ था तो कोई कमेटी बनी थी। तो जैसे भी कोई भी घोटाला वो होता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो ये सब में कमेटी बनी थी उसकी जांच के लिए। तो आप हमेशा सुनते भी होंगे कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। अभी जो रेलवे का विवाद चल रहा है तो उसमें भी जो रेलवे के अधिकारी हैं तो उन्होंने बोला किया कि इसकी जांच कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही काम। तो ये होती है तदर्थ एडॉक कमेटी। वो अपने मतलब टाइम के अनुसार उनका गठन होता है, जब जरूरत पड़ता है उसके बाद इनको समाप्त कर दिया जाता है जब वो काम हो जाता है। और दूसरा मतलब कि सलाह के लिए, तो इसमें सलाह के लिए और जांच के लिए समिति और भी कामों के लिए बन सकती है। तो सलाह जैसे कि कोई लॉ पास करना हो, तो जैसे फार्म बिल हो, तो फार्म बिल मान लीजिए कि ये कोई सरकार है तो वो कमेटी बनाएगी। कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी उसके बाद उसमें चर्चा होती है, थोड़ा मोड़ा संशोधन होता है, उसके बाद उसको पास कर दिया जाता है। तो जो हम लोग सोचते हैं कि लॉ सरकार बना रही है, लेकिन सरकार नहीं बनाती है, उसमें प्रोविजन देते हैं। जो कमेटी बनती है वो कमेटी प्रोविजन देती है कि ये चीजें करनी है, उसके बाद बस ये लोग वोटिंग करता है थोड़ा मोड़ा संशोधन करके। तो अब हम देख लेते हैं इसमें अस्थायी समितियां कितने प्रकार। अस्थायी समितियां बहुत प्रकार की हैं, हर एक काम के लिए अलग अलग बहुत सारी समिति हैं। तो वित्तीय समितियां इसमें आएंगी, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा की समिति। अब मतलब ये स्टैंडिंग कमेटी में ही विभागीय कमेटियां आएंगी, और इसी में जांच समितियां भी आएंगी, सदन समितियां, अन्वेषण समितियां, सेवा समितियां। तो ये सब बहुत सारी समिति होती हैं, तो ना हमें बात करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझ लीजिए आप यहाँ से। ये समिति तो हमारा जो टारगेट होगा वो कमेटी को देखना होगा, वित्तीय कमेटी को। तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, और थोड़ा सा हम विभागीय समितियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी समितियों को देखना है, इसमें कोई औचित्य नहीं है आपको, बस आपको इम्पोर्टेंट चीजें देखनी है, क्योंकि एग्जाम निकालना है आपको, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बनना है। तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें हम कवर करेंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसमें। तो संविधान में उल्लेख है, लेकिन गठन के बारे में और कार्यकाल, कार्य, प्रावधान नहीं है, ये सब नहीं बताया गया है। और सदन के दोनों सदनों के नियम प्रभावी होते हैं, सदन नियम बनाएंगे वही प्रभावी होते हैं। सदन में
मतलब संसद संविधान में तो इनका उल्लेख किया गया है, लेकिन कार्यकाल, ये सब कार्य प्रावधान ये सब नहीं बताया गया है। ये सब दोनों सदन जो है राज्यसभा लोकसभा वो डिसाइड करते हैं कैसे ये काम करेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर में कौन है संसदीय, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष, सभापति इसमें नामित करते हैं सदस्य को, वो होंगे संसदीय समिति। और दूसरा इसमें है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति नामित करते हैं इसमें, और रिपोर्ट सदन को देती है लोकसभा अध्यक्ष, सभापति राज्यसभा को इनको सौंपती है ये रिपोर्ट अपनी। और जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करते हैं। इन लोगों का एक सचिवालय भी होता है, तो कामकाज निपटाने के लिए उसमें सदस्य होते हैं, तो इनके मदद वगैरह के लिए, और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय इसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये इतने जो प्रोविजन हो तो ये समितियां कहलाती हैं। तो अब हम वित्तीय समितियों को देख लेंगे एक एक जो हमें। तो पहला जो वित्तीय समितियां हैं, इसमें पहला आता है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इन लोगों से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसे हम पैक बोलते हैं मेनली, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार प्रावधान किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसमें इसका प्रावधान था पहले, लेकिन स्थापित किया 1921 में, बनाया 1921 में गया, लेकिन प्रावधान था 1919 के एक्ट में। और इसमें सदस्य जो होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य, टोटल 22 सदस्यों को अनुपात में जाता है। तो मान लीजिए कि लोकसभा में ज्यादा सीट है, 545 सीट है, तो इस वजह से उसमें ज्यादा मेंबर यहाँ से आते हैं, और राज्यसभा में 250 होते हैं करीब, तो यहाँ से 7 मेंबर बुलाया गया, और टोटल इसमें 22 सदस्य। और कार्यकाल इसमें 1 वर्ष का होता है, जो सदस्य होते हैं उसमें कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो जो भी मंत्री होते हैं, जो सरकार में मंत्री होते हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते, क्योंकि मेनली जो समितियां होती हैं वो सरकार को ही कंट्रोल करती हैं लगभग। तो इस वजह से मंत्रियों को सदस्य नहीं बनाया जाता, क्योंकि काम प्रभावित होता है इसमें। और सांसद जो होते हैं वो हो सकते, जो संसद के सदस्य हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो सदस्य नहीं हो सकते इसमें। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब जितना सीट उतना सदस्य, तो जितना सरकार में, मतलब लोकसभा में जिस पार्टी की सीट है, मान लीजिए कि बीजेपी को ज्यादा सीट है तो ज्यादा सदस्य उनके होंगे, और मान लीजिए ओपोजिशन में जिसका कम सीट है उसको कम सदस्यता दी जाती है उसमें। और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है इसमें। और लोकसभा सदस्यों में से 1967 में से एक परंपरा थी कि, तो पहले मान लीजिए इसमें प्रावधान था कि जो गवर्नमेंट में है उसी की, उसके सदस्य इसमें अध्यक्ष होते थे, लेकिन ये 1967 के बाद बदल गया, और इसमें हमेशा विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाए, मतलब विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनको इसमें अध्यक्ष बना दिया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि सवाल करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है कि सारे चीजों पे कंट्रोल सरकार का ना रहे, ऑपोजिशन को भी कंट्रोल दिए। और 1954 तक इसमें बस लोकसभा के सदस्य, इसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी आने लगे। तो 1954 तक इसमें ये प्रावधान था कि बस लोकसभा से ही सदस्य आते थे, लेकिन 1954 के बाद इसमें राज्यसभा के भी सदस्य साथ आ सकते हैं। और इनका कार्य अब हम देख लेते हैं कि कार्य इनका सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है, मतलब कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसकी जांच करते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्हें, तो सीएजी जो मैंने बता दिया है आपको, नियंत्रण एवं महालेखा, तो इनके रिपोर्ट को ये मेनली जांच करते हैं, और जाके उसके बाद संसद में राष्ट्रपति रखवाते हैं इनके रिपोर्ट को, यही इनका काम। तो ये दोनों सहसंबंध से ही कार्य करते हैं। तो वहाँ पे भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप वहाँ भी देखा जाके। तो ये चेक करते हैं जो सभी खर्च विधि प्रक्रिया के तहत हुआ है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो जो भी पैसा खर्च वो उसी विधि से हुआ है कि नहीं जो संसद डिसाइड की थी, और सही कामों पे हुआ है कि नहीं जिस कामों पे दिया गया था, ये सब ये चेक करती हैं। तो इन्हें सीएजी का आंख भी, मतलब सीएजी और ये मिल के काम करते हैं, तो इन्हें फ्रेंड, फेलोशिप और गाइड का भी उपाधि मिला है इन दोनों को, क्योंकि दोनों साथ ही में काम करते। तो अब हम देख लेते हैं कि जांच के बाद रिपोर्ट संसद में पेश, और इसकी सिफारिश प्रतिवेदन पर बहस कराना अनिवार्य है। तो अब ये जो जांच करते हैं उस सीएजी की रिपोर्ट को, उसके बाद इसको संसद में रखवाना होता है, और इस पे जो ये रिपोर्ट देते हैं, तो जो भी सुझाव वगैरह होगा इस पे बहस कराना अनिवार्य है संसद में, क्योंकि ये जो समितियां होती हैं वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये अपने इंडिपेंडेंस काम करती हैं। तो इनकी जो सिफारिश होती है वो देश के लिए अच्छी मानी जाती है, और इनकी जो सिफारिश है वो संसद में अनिवार्य है बहस कराना। और यह विपक्ष के नेता का कार्य होता है सरकार की गलतियों को उजागर कर, क्योंकि अध्यक्ष वही होते हैं। तो अध्यक्ष इसीलिए उनको बनाया गया है कि
आप सरकार की जो भी गलतियां वगैरह हैं उसको उजागर करें। जब तक सरकार पे सवाल नहीं होता तो सरकार डेमोक्रेसी में सुनती नहीं है। तो विपक्ष के नेता का यही काम होता है, और विपक्ष के नेता इसमें अध्यक्ष भी हैं, तो उनका तो और कार्य बढ़ जाता है कि वो इस पे चर्चा कराएं और बहस करवाएं, सवाल उठाएं जो भी सरकार में है उन पे, ताकि वो उस मुद्दे से अवगत हो सके। और प्रतिवेदन सीएजी के मदद से तैयार करता है। तो प्रतिवेदन जो है मतलब रिपोर्ट, वो सीएजी की मदद से ही तैयार करता है। इस वजह से इन्हें फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइडेंस की उपाधि बोलते हैं, मतलब उपाधि दी जाती है। और इन्हें एक ये इसमें आलोचना भी की जाती है कि इन्हें 100 परीक्षण समिति भी कहा जाता है। सीएजी की रिपोर्ट जांच और 3 से 4 साल घटना के बाद ये जाए तो इनको 100 परीक्षण, जैसे कि पोस्टमार्टम होता है मृत्यु के बाद, तो उनको ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि घटना जो होती है वो पहले हो चुकी रहती है, उसके बाद ये जांच और इनकी रिपोर्ट वगैरह सब आने में और समय तो 3-4 साल बीत चुका होता है जो घटना होता है। तो अब रिपोर्ट देके ही जब क्या करोगे, जब वो सारे जो काम है वो हो चुके हैं, जो इतना भी भ्रष्टाचार वगैरह होनी थी वो तो हो चुकी है, तो इसमें ये एक मुद्दा बनता है। तो इन्हें 100 परीक्षण समिति भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और सदस्य पार्टी के 2 दलीय अनुशासन में बंधे रहते हैं। तो अब मेनली जो इसमें सदस्य होते हैं, तो अब ज्यादा सदस्य किसके होंगे, जो सरकार में है। तो अब सरकार में जो है वो अपने पार्टी के दलीय अनुशासन में बंधे रहते हैं, क्योंकि अब पार्टी के खिलाफ तो वो नहीं बोल सकते। तो इस वजह से इसमें ये भी आलोचना की जाती है कि ये पार्टी से भी मतलब प्रभावित होता है ये कमेटी जो है। और सीएजी की रिपोर्ट जांच उसकी मदद से तो प्रभावित हो सकते। तो अब मान लीजिए कि आप दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट को ये जांच करते हैं और सीएजी की मदद से ही कार्य कर रहे हैं, तो प्रभावित होना यहाँ पे लाजमी है कार्य, क्योंकि सीएजी की आप रिपोर्ट जांच कर रहे हैं और उन्हीं की मदद से कर रहे हैं, तो इसमें उनको प्रभावित कर सकते हैं सीएजी की हमारे मतलब सवाल ना उठाएं उनके बारे में। तो ये सब मुद्दे आते हैं, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं आलोचना में। तो ये हो गया हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब हम देखते हैं दूसरा है इसमें प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति भी इसे बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमेटी है पार्लियामेंट की, ये आप ध्यान में रखिए। और 1921 में एक अस्थाई वित्तीय समिति काम कर रही थी, इसी के काम को हमने इसको दिया है। तो एक पहले समिति वित्तीय समिति काम कर रही थी ऐसा ही काम, तो इसी वजह से हमने एक ये समिति बनाया है यहाँ पे, उसी के काम जैसा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम भी वित्तीय काम होते थे, अभी भी वित्तीय काम होते हैं, तो इस वजह से हमने बनाया। और जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में स्थापित हुआ था। और जॉन मथाई थे उस टाइम वित्त मंत्री थे, तो उन्हीं की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई है। और 1956 तक इसमें 25 सदस्य लोकसभा से, क्योंकि बजट से संबंधित समिति है ये, और अब इसमें 30 मेंबर है। तो ये मेनली बजट का अनुमान लगाती है, क्योंकि बजट का अनुमान अब संसद सदस्य तो लगा नहीं सकते, तो ये अनुमान लगाती है कि क्या यहाँ पे मतलब काम हो सकता है, बजट में इतने फंड में ये योजना चल सकती है, ये सब ये देखती है, यहाँ पे एस्टिमेट लगाती है बजट को लेके। और पहले इसमें 25 सदस्य थे लोकसभा से, क्योंकि अब लोकसभा से सदस्य होते हैं, क्योंकि मेनली बजट जो होता है वो राज्यसभा को कोई पावर नहीं होती, ये मनी बिल होता है, तो ये हम बात कर चुके हैं। तो इसी वजह से लोकसभा के ही सब पहले इसमें 25 सदस्य थे, अब इसमें और कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। सदस्य मंत्री नहीं हो सकते, तो मंत्री को सदस्य नहीं रखने का प्रावधान और अनुपातिक प्रणाली द्वारा इनको, और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है लोकसभा में से ही किसी को, और किसी को भी बनाया जा सकता, मतलब अपोजिशन में जो पार्टी है उनके भी सदस्य को इसमें अध्यक्ष बनाया। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार में जो है उसी के अध्यक्ष बनेगा। तो अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। तो बजट अनुमान की परीक्षण कर, तो मैंने बताया भी कि जैसे बजट का अनुमान ले कि इतने पैसे में ये योजना चल सकती है कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं और एमपी एमएलए जो होते हैं वो लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो राज्य में एमएलए होते हैं, तो वहाँ पे भी कार्य होता है ऐसा ही लगभग रिलेटेड। तो वो लोग इतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इस वजह से इन सब लोगों की ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, और ये लोगों को भी बुलाते हैं जो कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो, तो अपने जो समितियां होती हैं वो अपने कार्य के लिए उनको बुलाती हैं। तो वो सब सुझाव देते हैं, अच्छा की एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ ये इतने पैसे में ये बजट कैसे चल सकता, कैसे इसको चलाने का प्रोविजन किया जाए कि अच्छे से इफिशियंसी बढ़ सके कामों की, और देखना कि देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति सही है कि नहीं। तो यही देखते हैं कि देश की आर्थिक नीति सही है कि नहीं, हमारी देश की जो पोजीशन है वो सही है कि नहीं, और जो आर्थिक नीति अभी हमारी जो चल रही है वो सही है कि नहीं देश के लिए, ये सब यही देखते हैं। और जो बजट का क्रियान्वयन करते हैं तो ये लगाते हैं एस्टिमेट, और उनको देखना संगठन का, तो जो बजट मान लीजिए बजट तो होगा, लेकिन अब नीचे तो ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, तो जो अधिकारी लोग होते हैं मेन वो लोग बजट को इम्प्लीमेंट कर कार्य वही लोग करते हैं, तो अब उनके
की देख रेख भी यही करती है कि क्या बजट को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। अब बजट तो बन के संसद पैसा एलोकेट हो गया, लेकिन अब नीचे ग्राउंड लेवल पे वो कैसे चल रहा है ये सब वही देख रहे। एस्टीमेट कमेटी का काम है ये सब देखना, और जो बजट पे पैसा है वहां पे खर्च हुआ कि नहीं और वैसे ही खर्च की नहीं। तो जैसे बजट हम लोग पार्लियामेंट में पास हुआ था कि हम ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, स्ट्रक्चर है और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, तो इसमें ये चेक करती है कि बजट वैसे ही पास हुआ है तो खर्च वैसे ही पैसा हो रहा है कि नहीं, और जो प्लान बनाया था वैसे ही काम हो रहा है कि नहीं, ये सब यही देखती रहती है। तो ये इसीलिए एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है, क्योंकि बजट ही मेनली इकोनॉमी को ग्रोथ और ये सब डिसाइड करता है। इस वजह से इतने काम को देखना इनका, और बजट के अनुसार कैसे वैज्ञानिक पूरा हो, सरकार की नीति को वैज्ञानिक तब से बनाया। तो सरकार ऐसी होती है कि वो नीति बोल देती है कि हम ये करेंगे, तो उनको तो बस बोलना होता है। जो मेनली ये काम होगा कैसे, इसको कैसे वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है, ये लोग प्लान बनाते हैं। एस्टीमेट कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो लोग प्लान बनाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग प्लान बनाएंगे कि तो गवर्नमेंट अनाउंस तो कर दी कि ये चीजें हम करेंगे, लेकिन उसको कैसे किया जा सकता है, बहुत टेक्निकली चीज होता है और उनको बहुत एफिशिएंसी से काम करना होता है, क्योंकि जितना एफिशिएंसी बढ़ेगी कामों की उतना फायदा होगा देश को। तो ये सब वो देखते हैं, साइंटिफिक तरीके से उसको लागू करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब ये लोग करते हैं। और तो इसकी सरकार को इसके सुझाव गंभीरता से लेनी चाहिए। तो जो भी सुझाव वगैरह देती है वो सरकार को भी गंभीरता से माननी चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई दल से रिलेटेड काम नहीं करते, ये लोग अपना काम करते हैं मेनली देश के लिए। तो इस वजह से इनका सुझाव जो होता है वो गंभीरता से लेना सरकार के लिए अच्छा हो, और ये देश के लिए भी बहुत है। तो अब हम इसके थोड़ा सा दोष देख लेते हैं कि दोष क्या है आखिर में। तो थोड़ा क्रिटिसिज्म भी जानना जरूरी होता है कि आपको लिखना होगा, आंसर में सभी चीजों को लिखना होता है, आप एक ही तरीके से आंसर को नहीं लिख सकते। और दंतहीन सदन का महत्व, और सदन में बहस के लिए नहीं रखा जाता। तो अब ये जितने सुझाव होते हैं इसको सदन में बहस के लिए नहीं रखा जाता, वजह से इनको दंतहीन कमेटी। अब मेनली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनकी जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है सरकार के। सरकार माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो लीडर जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो ये सब सदस्य होते हैं ये लोग उत्तरदायी नहीं। कोई अगर मान लीजिए कि रेल में कुछ होता है, दुर्घटना होता है, तो वो रेल मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा, उसमें किसी अधिकारी से नहीं पूछा जाता जाके कि जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं उनसे नहीं पूछा जाता कि आखिर में ये क्यों हुआ। तो ये मंत्री जी पूछ सकते हैं, लेकिन जनता से मंत्री जी डायरेक्टली, मंत्री जी जो अपना काम जारी रखे हैं उससे बाद में पूछेंगे, लेकिन जनता उनसे डायरेक्टली पूछती है। तो इस वजह से इन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें मेनली जो पावरफुल होते हैं वो लीडर होते हैं, जो डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल होते हैं वो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस वजह से इनके जो भी सुझाव वगैरह होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं सरकार के, और होना चाहिए सुझाव इसमें बाध्यकारी। लेकिन तो हम अगला देख लेते हैं, इसमें जो हमारी सार्वजनिक उद्यम समिति, हम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या क्या किया और क्या क्या प्रोविजन। तो इसका गठन 1964 में हुआ था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश, और इसमें जो सदस्य होते हैं 15 होते हैं, 10 होते हैं लोकसभा से और 5 होते हैं राज्यसभा से। तो इसमें जब 1974 के बाद से 22 सदस्य होने लगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और 1 वर्ष के लिए और मंत्री सदस्य होते हैं। तो सभी कमेटियों में आप ध्यान में रखिएगा कि मंत्री 1974 के बाद से इसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम देख लेते हैं इसका कि कार्य क्या है आखिर। तो पहला इसमें कार्य है सार्वजनिक जो उद्यम के प्रतिवेदनों मतलब देखती है और जांच करती है। तो जो सार्वजनिक उद्यम है हमारे, जो सरकार की इतनी सारी पब्लिक, मतलब इसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी, मतलब जो भी सरकारी कंपनियां हैं, बैंक है, तो इन लोगों का भी जांच है, क्योंकि ये है तो इनका ये नहीं है कि अपने मर्जी से जो भी करना है करेंगे। तो जो भी ये एलगेल सेल वेल है और जो ये मान लीजिए एसबीआई है, तो इन लोगों का प्रतिवेदन एवं जांच देख रेख ये कमेटी करती है। तो ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी, इन लोगों का देखभाल ये करती है, क्योंकि इन लोगों पे भी लगाम लगाना जरूरी होता है। ये अपने मन का नहीं कर सकती, ये जनता की पैसा से ही ये सब कंपनियां बनाई, तो इन सब पैसों को बर्बाद नहीं किया। इसी वजह से ये कमेटी इन पे लगाम लगा के रखती है। और सार्वजनिक उद्यम के व्यवसायिक सिद्धांत से कार्य की नहीं। अब मान लीजिए कि जो सार्वजनिक उद्यम है
है, तो वो तो एक कंपनी है। तो अब ये कंपनी है तो कंपनी के अनुसार ये काम कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं है कि बस सरकारी कामों के जैसा इनका काम। तो इसमें ये देखती है कि जो जैसे कि मान लीजिए जो प्राइवेट कंपनी है वैसे टेक्नोलॉजी वगैरह को ला रही है कि नहीं, वैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अब सरकारी कर्मचारी को आप लोग जानते ही है कैसे काम करते हैं। इन लोगों को देखभाल के लिए ये कमेटी काफी महत्वपूर्ण हो जाए। और किसी विशेष उपक्रम की जांच जो सरकार द्वारा, तो अगर कोई सरकार आदेश की मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम की हमारी कंपनियां हैं की जांच के लिए सरकार आदेश दे सकती है, उसको ये जांच करें। और ये अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित चीजों की ये जांच नहीं कर सकती, ये भी जानना। तो वाणिज्य व्यवसाय संबंधित नीति पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं उन पे ये टिप्पणी नहीं कर सकती। जो वाणिज्यिक व्यापार वगैरह से बिजनेस वगैरह रिलेटेड है उस पे ये टिप्पणी नहीं कर सकती है, मतलब कमेंट नहीं कर सकती। और दिन प्रतिदिन के जो प्रशासन के बारे में भी टिप्पणी वगैरह नहीं कर सकती है। और विशेष दर्जा प्राप्त लोक उपक्रम, तो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट लोक उपक्रम है, मतलब कंपनी सरकारी, उस पे ये इनका दायरा नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपनी है बहुत ज्यादा। अगर वो सरकार फायदा हो रहा है, पैसा वैसा बहुत कमा के दे रही है सरकार को, तो उस पे उनके काम में ये दखल अंदाजी नहीं, उनके काम प्रभावित हो सकता है इनके दखल अंदाजी। अब हम देख लेते हैं इसमें दूसरा जो हमारा था कि बड़ी तरह की कमेटियां थी। अब उसमें दूसरा है विभागीय समिति। बस हम यही फाइनेंस से रिलेटेड थी। और दूसरा हम विभागीय समितियों को देख के ज्यादा हम नहीं देखेंगे। इसमें डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, तो हर एक मंत्रालय के काम कराने के लिए तो अब बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय होगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगी, रेल मिनिस्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गई। तो ये बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं। तो अब इनके कामकाज की मदद के लिए विभागीय समितियां बनाई गई है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो इन लोगों की ये मदद करती है काम में। मेनली सुझाव वगैरह यही लोग देती हैं, दिन प्रतिदिन का काम यही देखती हैं, क्योंकि संसद सदस्य तो अपना आते हैं संसद में काम करके फिर चले जाते हैं अपना जहाँ था। तो लेकिन काम तो कंटिन्यू चलते रहता है। मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, तो काम तो बहुत सारा है, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इनको देखभाल के लिए, सारे काम को सुचारू रूप से चलने के लिए ये सब कमेटियां, विभागीय समितियां मदद करती हैं इन लोगों के। और लोकसभा के नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद बनाती है इसमें। और 1993 में 17 थी, लेकिन 2004 के बाद इसको 24 कर दिया गया है, 7 और जोड़ के। और इसमें जो सदस्य होते हैं 31 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनको चुनते हैं चुनाव लोकसभा में। और 10 होते हैं राज्यसभा से और सभापति राज्यसभा के चुनते हैं इसमें। और 24 समितियां जो हैं इसमें से 16 लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। और मंत्री सदस्य नहीं हो सकते, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और कार्य अब हम देख लेते हैं, बजट से संबंधित कार्य करते हैं। तो जब हम बजट देखे थे उसमें, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब सेकेंड राउंड का डिस्कशन हो जाता है, जब डिमांड फॉर ग्रांट होता था, तो हर एक मतलब जो मंत्रालय है अपने पैसे का मांग करती थी कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए, हमें इस काम के लिए इतनी योजनाएं हमें चलानी है। तो उसके बाद जब होता था तो उसको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता था। वो मैंने आपको बताया भी वहाँ पे। तो वो चेक करते थे कि जो इतना ये पैसा मांग रहे हैं इतना तार्किक है कि नहीं, इतना खर्च होगा कि नहीं इनसे, और जो जो योजनाएं हैं उसमें इतना पैसा लग सकती है कि नहीं। तो ये सब जांच वो करती थी वहाँ पे। तो वही कमेटी का काम होता है यहाँ पे इनका, मतलब वही कमेटियां हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और बनाया गया ताकि छोटे राजनीतिक दल को भी प्रतिनिधित्व मिल सके और संबंधित मंत्रालय या विभाग के मांग अनुदान, तो जो मैंने डिमांड फॉर ग्रांट बताया था, लेकिन कटौती प्रस्ताव से संबंधित सुझाव नहीं दे सकती। तो जो कट मोशन थी उतने, इकोनॉमिक कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, तो ये सब का ये सुझाव नहीं दे सकती। लेकिन संबंधित जो मंत्रालय है जितना अनुदान मांग करते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट जो हमने देखा था बजट में बहुत, तो आप जाके कृपया सीक्वेंस से वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैंने उसी तरह प्लेलिस्ट को स्ट्रक्चर किया है। तो अब जो ये है, तो ये देखती है कि क्या जो मंत्रालय इतना पैसा मांग रहे हैं ये सही है कि नहीं, इतना खर्च है कि नहीं इस मंत्रालय का, और जो योजना ये चला रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, उस योजना के लिए इतना पैसा इनको चाहिए कि नहीं। तो ये सब ये बता। और संबंधित मंत्रालय विभाग के द्वारा प्रस्तावित विधेयक की जांच परीक्षा करते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई वित्त मंत्रालय है, तो अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो कानून से रिलेटेड जो अगर वो प्रस्ताव रखते हैं तो उसकी जांच वगैरह विधेयक की यही परीक्षण करती है कि हाँ ये विधेयक सही है कि नहीं, ये प्रोविजन इसमें हो सकता है कि नहीं। तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट पास होके आता है कि ये जानवर का शिकार नहीं करना है और इस पे ये सजा हो सकती है। तो ये सब प्रतिवेदन और परीक्षण का काम इन्हीं का होगा। जांच करेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं,
इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं, तो ये सब यही जांच। और दीर्घकालिक नीतियां पर विचार विमर्श इन्हें संसद में रखा जाता है। तो संसद में रखा जाता है तो कोई भी नीति बनती है तो वो 1-2 दिन के लिए तो बनती नहीं, वो तो बहुत फ्यूचर के लिए बनती है। फ्यूचर में तो इस पे ये विचार विमर्श करते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं, फ्यूचर में इससे हमें फायदा होगा कि नहीं, तो ये सब यही देखती हैं। तो ये सब आप लोगों को काफी जानना जरूरी है कि मेनली जो काम करते हैं वो संसदीय समितियां ही करती हैं। संसद के सदस्य जो आप सोचते हैं कि मंत्री वगैरह, तो मंत्री लोग थोड़े ही काम करते हैं। मंत्री तो बस बोलते हैं कि हमें इस तरह के ये चाहिए, जो डिमांड मतलब पब्लिक ही डिमांड करती है उसको, बस ये देखते हैं कि कैसे उसको ग्राउंड लेवल पे उतारा जा सकता है। तो अब इसके फायदे क्या हैं जो ये कमेटी है ये हम देख लेते हैं। तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण प्रभावी बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए कार्यपालिका कोई भी कानून ऐसे नहीं ला सकती, इसमें अपने मर्जी से मान लीजिए नेताजी उठे बोले कि हम ऐसा कानून लाते हैं, तो ऐसा कानून वो नहीं ला सकती। इसमें ये समिति पूरा जांच करेगी, बताएगी, सुझाव देगी, तब जाके वो कानून बनेगा, ऐसे नहीं बन। तो सबको मौका मिलेगा। तो समितियों में विपक्ष के भी नेता होते हैं, तो सबको सदस्य को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, सबको मौका मिलेगा इसमें। तो ये इसके फायदे हैं। और इन समितियों में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है। अभी जो मैंने बताया भी कि जो समितियां होती हैं उसमें विशेषज्ञ को भी बुलाया जाता है, तो साइंटिस्ट वगैरह भी उसमें आते हैं, अपना सुझाव देते हैं अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो उसमें। तो इतना सारी चीजें हो गई। अब हम इसमें देख लेंगे कि आखिर में संसदीय समितियों का लाभ, बेनिफिट ऑफ पार्लियामेंट्री। क्वेश्चन में आपको आंसर जब राइटिंग करिएगा तो उसमें आपको ये लिख कि आखिर में बेनिफिट क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अब हम देख लेते हैं एक एक पॉइंट। छोटे आकार में बांट, क्योंकि संसदीय विधायन बहुत बड़े होते हैं, तो मान लीजिए काम बहुत प्रकार के होते हैं, तो इस वजह से अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो हर एक विभाग से रिलेटेड है, छोटी छोटी कमेटियां हैं, तो काम बहुत ज्यादा है। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का अलग काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग काम है, रक्षा मंत्रालय का अलग काम, वजह से छोटे छोटे आकार में इनको बांट के और स्पेसिफिक जो उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं उनको मिला के ये कमेटियां बनाई जाती हैं। तो ये संसदीय विधायन जो होते हैं तो ये बहुत बड़े होते हैं काम जो संसद में, तो इस वजह से इनको छोटे छोटे पूर्व में बांट के काम कराया जाता है ताकि काम अच्छे से हो सके और उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं वो सुझाव वगैरह दे सके, तो अच्छे से काम होगा इसमें। तो ये फायदा होता है इसमें संसद। और दूसरा देख लेते हैं, सभी विधेयकों पर विस्तृत से छानबीन होती है। तो मान लीजिए जो भी विधेयक है तो वो उसमें अच्छे से छानबीन होगी तब जाके कोई कानून बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रख लेंगे, तो उसमें बहुत तरह के डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाती है, वो जांच करेगी उसकी कि ये हो सकता है कि नहीं लॉ में ये प्रोविजन। तो ये सब विधेयक पर विस्तृत से छानबीन होती है तब जाके कोई लॉ पास होता है। लॉ ऐसे ही पास नहीं हो जाता, कमेटियां बनती हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं कि हाँ ये मुद्दा है, इस पे इस तरह के लॉ का जरूरत है, तब जाके बनाया जाता है कानून। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण जाता है, क्योंकि मंत्री सदस्य नहीं होते हैं तो जो भी सरकार में है तो उसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। तो कार्यपालिका पे नियंत्रण रखा जाता है। और जो मैंने बताया आपको कि मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं, तो इसमें ये अच्छा प्रोविजन होता है, तो जाके कार्यपालिका पे नियंत्रण की एक हाथों में पावर का होना, ये पब्लिक के जो भी अधिकार है उसका हाना न हो सके। इस वजह से ये फायदा है कार्यपालिका पे हमेशा नियंत्रण। तो जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसमें यही सिद्धांत अपनाया गया था कि ये जो हमारे 3 ऑर्गन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए और तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करने। तो इसमें अब विधायिका कंट्रोल कर रही है इनको, कार्यपालिका को, और नेता विधायक को जटिलता को नहीं समझ। तो जो नेता लोग होते हैं वो जो मैंने बताया ऊपर की, वो जो जटिल मुद्दे होते हैं तो वो सबको वो नहीं समझ पाते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी जो मैंने बताया था वो नहीं समझ पाएंगे, रोबोटिक्स के बारे में वो नहीं समझ, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो नेता ये सब चीजें नहीं जानते। ये सब नेता लोगों को एक तो पहले समझाते हैं, सुझाव देते हैं, तब जाके कोई लॉ बनता है उन लोगों। और ये जो होते हैं सदन के दलगत राजनीति से दूर रहकर काम करते हैं, तो इन्हें मेनली कोई दल से मतलब नहीं रहता, ये देश के लिए काम करते हैं और ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो जो पार्टियां होती हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये अपने काम को निर्वहन करते हैं और देश के लिए जो अच्छा होता है वो काम और सुझाव देते हैं। और छठा है, आम जनता के विभिन्न संगठन इन समितियों के पास विचार रख सकते हैं, जो संबंध मजबूत करता है संसद और नागरिक में। नागरिक भी अपना, और जो नागरिक संगठन होते हैं एनजीओ वगैरह, तो ये सब लोग अपना सुझाव इसमें दे सकते। इस वजह से जो संसद और नागरिकों के फाउंडेशन बढ़ता है, तो ये इसमें फायदा होता है। और राज्यसभा की प्रासंगिकता को बढ़ाता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है इसको बढ़ावा देता है। ये राज्यसभा की भी प्रासंगिकता बढ़ाता है, क्योंकि आप देख भी लिए कि हर एक समिति में राज्यसभा से भी सदस्य हैं
और कुछ समितियां राज्यसभा के लिए भी हैं, तो यहाँ पे राज्यसभा का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इस वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है ये बढ़ता है, मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब राज्य और जो केंद्र होते हैं वो एक दूसरे से मिल के काम, तो इसमें ये फायदा हो जाता है। तो इस वजह से देश के टूटने वगैरह खतरा कम हो जाता है। और अब हम देख लेते हैं कि संसदीय समितियों के समक्ष जो चीजें हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि इन लोगों के पास कुछ चुनौतियां भी हैं जो इनका सामना ये कर रही हैं, उस वजह से काम ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं संसदीय समितियों के समक्ष है। तो पहला है इसमें बजट संबंधी अनुमान की जांच। तो ये अनुमान लगाती हैं, ये कोई जो बाइंडिंग डिसीजन है ये नहीं दे पाते, अनुमान लगा के ये बस बता देंगे, ये माने या ना माने संसद के सदस्य, ये उन पे कोई बाध्यकारी नहीं है जो सरकार में है वो। और जब सदन बोले तभी जांच करना है इनको, बिना बोले खुद के मन से ये जांच नहीं कर सकते, इनको काम दिया जाता है तभी करना। ये सब चुनौतियां इनके सामने, ये सब आपको आंसर में लिखना होगा कि आखिर में संसदीय जो समितियां हैं वो अच्छे से अपने कार्य का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रही। तो दूसरा जो पॉइंट है कि जब संसद बोले तभी जांच करना है इनको, तो अब संसद उसी टॉपिक को बोलेगी जांच करने के लिए जो जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ जिसमें हो तो वो क्यों बोलेगी, कार्यपालिका अपने ऊपर क्यों झूठ मूठ का बर्डन डालेगी। तो ये इसमें चुनौतियां हैं इनके। और संसद द्वारा निर्धारित नीति पर सवाल नहीं कर सकती है, संसद कोई नीति बनाती हो, अगर वो नीति गलत भी है तो इनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। और इनकी सिफारिशें सलाहकारी है, मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये मैंने बताया भी कि इनकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं, मंत्रालय माने या ना माने वो उनकी मर्जी है। तो मेनली वो वही चीजें मानते हैं जो कि पार्टी के लिए अच्छा होता है, वोट के लिए लोगों को लुभाया जा सकता है, वो चीजें वो तो मान लेते हैं, लेकिन जो देश के लिए अच्छा होता है वो चीजें वो नहीं मानते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। और कुछ चयनित मंत्रालय और विभागों की जांच सभी विभागों की जांच नहीं कर सकती। तो जो मैंने ऊपर बताया भी कि जो इम्पोर्टेंट अगर सरकारी कंपनियां उसकी भी ये जांच नहीं कर सकती, और कुछ ही मंत्रालयों के ये जांच कर सकती है, सुझाव दे सकती है, हर एक में इनको अधिकार नहीं है इसमें। तो ये सब चुनौतियां इनके, और इनके पास विशेषज्ञों का भी अभाव है। तो मेनली जो विशेषज्ञ ये बुलाती हैं तो अब वो आए चाहे नहीं आए, तो मेनली कार्यपालिका चाहेगी तभी विशेषज्ञ आ पाएंगे। अगर कार्यपालिका नहीं चाहती है तो ये बुलाते रहेंगे विशेषज्ञ, कोई नहीं आना चाहे तो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कार्यपालिका बोले तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी है अपने आप में, और कार्यपालिका चाहे तभी बुलाएगी इसमें। तो ये सब दिक्कत है आपको सामना करना पड़ेगा। और वास्तव में स्वपरीक्षण का काम करती हैं, जिसे हम पोस्टमार्टम बोलते हैं, मृत्यु के बाद। तो ये मैंने बताया भी आपको कि काम के 2-3 साल बाद ये जांच पूरा हो पाता है इनका पूरा, तब तक घटना का 2-3 साल हो चुका रहता है। तो अब जो घटना हो चुकी है अब उसमें आप क्या कर लेंगे। पहले अगर कोई प्रोविजन होता उसको टालने का तो कुछ फायदा भी होता है। अब घटना हो चुकी है, 2-3 साल बाद आप जांच कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा बनता नहीं। और महत्वपूर्ण है जनता की आवाज प्लस अधिकार के लिए। तो इतना चुनौतियां थी, लेकिन तब भी ये महत्वपूर्ण है जनता की आवाज और अधिकार के लिए, क्योंकि मेनली काम यही लोग, क्योंकि जो संसद सदस्य होते हैं नेता, लोगों को उतना चीज समझ में नहीं आता है, जो काम करते हैं यही लोग करते हैं। तो इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से इतने रिलेटेड मुद्दे थे जो हमने बात कर लिया। तो इसमें इसकी चुनौतियां भी देख ली, इंपॉर्टेंस भी देख ली, और जो इम्पोर्टेंट कमेटियां हैं वो भी देख ली, और विभागीय समितियां भी हम देख लिए इसमें। तो मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी देख सकते हैं, मेनली क्वेश्चन यहीं से आए हैं। आप यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कहीं से भी। और मेंस में भी क्वेश्चन एनालिसिस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन पूछने का उनका टोन अलग होता है, लेकिन लिखना आपको यही सारी चीजें होती हैं। बस आपको वहाँ पे जो कीवर्ड है उसको आपको कोडिफाई करने आना चाहिए। तो ये अब हम देख लिए, और अगला टॉपिक हम इसमें देखेंगे आपातकाल, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताऊँ। उसमें थोड़ा हम कंपेयर भी करेंगे, जहाँ पे कंपेयर करने वाली चीजें आती हैं वहाँ पे मैं कंपेयर भी करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो आते हैं जहाँ पे एक जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वहाँ पे कंपेयर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इस वजह से कंपेयर भी करना हमारा जरूरी है। तो जो मैंने आपको सारे जो बिल होते हैं उसमें कंपेयर करके बताया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो वो वीडियो को आप देखिए, वहाँ पे आपको फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ऑर्डिनरी बिल, तो ये सब के बारे में आपको समझ में आएगा, और उस पर किसकी कितनी पावर है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई थैंक यू।